हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एक बार वेलकम करता हूं आपका माइंड मैप यूपीएससी में। आज हम लोग कवर करेंगे दो बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, उसके भी कुछ कुछ तथ्य हम पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में 1909 तक पहुंच गए थे। उसके बाद 1919 में एक एक्ट आने वाला था जो कि कहलाने वाला था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1919 के बाद कुछ कुछ ऐसे इवेंट हुए, जैसे सबसे बड़ा इवेंट हुआ कि एंट्री ऑफ गांधी जी, ठीक है। अब गांधी जी क्या चाहते थे कि नॉन मिलिट्री वे में काम हो, है ना, काम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो, यूज ऑफ पावर बट नॉट फिजिकल, नॉन वायलेंट तरीके से हमको स्वराज लेना था। उस टाइम पे जो हमारी कंट्री थी कुछ इस तरह से बटी हुई थी, या फिर इन चीज़ों के लिए फाइट चल रहा था। एक तो था सुजरेनिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट, दूसरा था कॉलोनी स्लैश प्रोविंसेस। ये दो तरह की चीज़ें थी हमारे पास। इन सब को एकजुट करके फेडरेशन में लाना था और अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस वाज द गोल ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। बट जैसे ही फेडरेशन बनेगा, फेडरेशन में क्या होना चाहिए, एक तो प्रोविंसेस को अपना अधिकार मिलना चाहिए, अपने तरीके से लॉ बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और जो प्रिंसिपली स्टेट की सुजरैनिटी थी उसको हटाने का, कुछ सिनेरियो चल रहा था। अब इन सब के चलते हमने एक चीज देखा कि फेडरेशन चाहिए तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना जरूरी है। तो अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में यही देखेंगे। मोंटेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स, मोंटेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड वॉज द वाइस रॉय ऑफ दैट टाइम, ठीक है। उसके कुछ कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जो पहला फीचर था दैट वाज डायाची इन प्रोविंस। इसका मतलब क्या है, बेसिकली यहां पे दो तरह के गवर्नमेंट बने, डुअल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें पहला तो हुआ सेंटर, दूसरा हुआ प्रोविंसेस। सेंटर में कंट्रोल किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविंसेस में किसका कंट्रोल था, प्रोविंसेस में गवर्नर का कंट्रोल था, लेकिन गवर्नर किस तरीके से
कंट्रोल करेगा, दैट वाज बेसिकली डायची। गवर्नर के पास दो सब्जेक्ट थे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला तो हो गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरा हो गया रिजर्व सब्जेक्ट। अब नाम से कुछ समझ में आ रहा है, देखिए रिजर्व सब्जेक्ट जो कि गवर्नर अपने लिए रिजर्व करके रखेगा कि इन चीजों पे मेरी ही पकड़ होनी चाहिए, है ना। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है ये गवर्नर कैसे एक्सरसाइज करेगा? विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर्स। और रिजर्व सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है। और इन मिनिस्टर्स में 70% लोग उस टाइम पे इलेक्टेड थे। समझ में आ रहा है? डायाची आपको समझ में आई? ये जो चीज हो रही है ना, ट्रांसफर्ड, रिजर्व, ये इसी को डायरची बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई थी? तो प्रोविंसेस को बेसिकली ऑटोनॉमी नहीं मिली, सेंटर ही डेलीगेट कर रहा था पावर। Provinces were existing because center was giving them power. ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अब तक नहीं आई है। और डायरची, दैट इज ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट, इसके थ्रू गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहा है प्रोविंसेस को। ठीक है। अब जो ये सेंटर वाली चीजें थी, इनमें क्या क्या था? इनमें जो चीजें थी वो ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस वाली चीजें इसमें डाली गई थी, जो सेंटर के सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब प्रोविंसेस के दायरे पे क्या क्या पड़ा? 3 चीजें आई, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रोविंसेस को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया गया, मतलब ढील बरती गई। पहले प्रोविंसेस को जकड़ा जा रहा था। थोड़ी सी पहल स्टार्ट हुई 1909 में या फिर 1892 में, आप बोल सकते हैं कि बजट में डिस्कशन करने के लिए कुछ पहलकर्मी हुई, लेकिन यहां पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया गया। फिर भी आप देखिए, सब चीज के लिए गवर्नर का, अब प्रोविंसेस में रूल कर रहा है कौन? गवर्नर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नर के कहने से गवर्नर ने बिल को एसेंट दे दिया तो वो लॉ बन गया, ऐसा नहीं था। गवर्नर के एसेंट was not enough. गवर्नर जनरल का एसेंट चाहिए था। टू मेक अ बिल, टू कन्वर्ट अ बिल इनटू अ लॉ, इसमें गवर्नर जनरल का एसेंट चाहिए था। तो आप ये देख रहे हैं कि अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास जा रहा है? सेंटर के पास, है ना। अब ये तो होगी पावर की बात। अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा। जो इंडियन लेजिस्लेचर है, उस टाइम का जो लेजिस्लेचर है,
उसको उसके दो हाउस बने, एक तो हो गया अपर हाउस और एक हो गया लोअर हाउस। ठीक है, ये पैटर्न आप अभी भी देख सकते हैं, और ये लेजिस्लेटिव का पैटर्न प्रोविंसेस और सेंटर दोनों में लागू था। अपर हाउस में 60 मेंबर और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूं, लोअर हाउस में 144 मेंबर्स। 60 में से 34 वेर इलेक्टेड मेंबर्स और 26 वेर नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। 144 में से 104 वेर इलेक्टेड एंड 40 वेर नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड लोगों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, और चौथी बात जो होती है, हमने हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, कि पहला तो डायरची पढ़ा, याद रखते जाना, है ना। पहला तो डायरची पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या पावर्स थे, है ना। हमने ये देखा कि गवर्नर वॉज मेयरली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नर जनरल। अल्टीमेट जो एसेंस चाहिए था वो गवर्नर जनरल का ही चाहिए होता है। और उसके बाद हमने देखा कि मेंबर्स कितने थे एंड हाउसेस का बाइफर्केशन, जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर अभी हम फॉलो करते हैं। तो गवर्नर जनरल के पास वही सुपीरियर था, उसके पास ओवर राइडिंग पावर थी। कुछ मैटर्स ऐसे थे जिसमें गवर्नर जनरल के प्रायर सैंक्शंस वर रिक्वायर्ड टू एड्रेस दैट बिल इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। वो भाई साहब वीटो भी कर सकता था और रिजर्व भी कर सकता था फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इन भाई साहब के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी थी। ठीक है, अब ये हमने चार चीजें देख ली। पहला तो डायरची देखा, फिर किसके पास कितना पावर था देखा, फिर मेंबर्स कितने थे ये भी देखा, और गवर्नर जनरल के क्या क्या ओवरराइडिंग पावर्स थे वो भी देखा। अब इसमें ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी इस एक्ट की, शॉर्ट कमिंग्स जो कि उस टाइम के तहत स्वराज की डिमांड चल रही थी। लेकिन जो अभी उनको मिला वो एक ऐसा सिस्टम मिला जो कि यूनिटरी है, क्योंकि स्टिल पावर जो है डेट वाज वेस्टेड अपॉन सेंटर, है ना। क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी कौन था, गवर्नर जनरल और द वाइसरॉय। है ना। और दूसरा चीज हमने देखा जो कि अच्छा चीज था कि फाइनेंशियल जो चीजें हैं, फाइनेंशियल मैटर में प्रोविंसेस का से दिया गया कि प्रोविंसेस बोल सकता है, अपना फाइनेंसेस खुद डिस्कस कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये पॉलिटिकल लीडर्स थे या फिर जो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मेंबर्स थे, मिनिस्टर्स बेसिकली, ये काम करवाते थे वाया सिविल सर्वेंट, और इनको
रिक्रूटमेंट कौन करता था भैया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्योंकि आपने लॉ बना दिया प्रोविंसेस में और उसको इंप्लीमेंट करवाना है सिविल सर्विसेज के थ्रू, ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू, जो कि आप लोग बनने वाले हो। लेकिन उनको रिक्रूट कौन कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कहानी समझ रहे हो दया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। सो अल्टीमेट अथॉरिटी वाज अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमको। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आया, है ना। साइमन कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं था। साइमन कमीशन इसलिए आया था क्योंकि ये जो 1919 वाला एक्ट बना था, हर 20 साल में इसकी वर्किंग के ऊपर उसका स्टेटस, और इन्होंने रेकमेंड किया डोमिनियन स्टेटस। जो कि 1935 के एक्ट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो हमको नहीं मिला। इसी बीच और एक तहलका हुआ, कम्युनल अवार्ड। ये लोग पूरा बंटवारा करके गए अच्छे से, जो आज तक है ना। इसी के बेसिस पे कम्युनल अवार्ड बाय रैमसे मैकडोनल्ड, जो कि 4 अगस्त 1932 में आया था। इसी के तहत जो एक्ट ऑफ 1935 आने वाला था, इनको मोटिवेशन मिला to further expand the base of separate electorate। ये एक्सपैंड हुआ सिख को, यूरोपियंस को, इंडियन एंग्लो इंडियंस को, सॉरी। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट करके ये करना क्या चाहते हैं? ये हमारे लिए मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं टू बिल्ड नेशनल यूनिटी। समझ रहे हैं? हमको यूनाइट होना ही नहीं देना चाहते थे वो लोग। यही था उनका मकसद। ठीक है, इसमें और कुछ हमारा पढ़ने लायक है नहीं। इसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये ह्यूज 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 एक्ट है। इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन इसी एक्ट से उठाया गया, द एक्ट ऑफ 1935। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है ये एक्ट। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और एक बर्मा एक्ट, क्योंकि उस टाइम पे बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था। इन सब का सोर्स क्या है, जो कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। पहला तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट,
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। उसके बाद वाइट पेपर, जो 3 राउंड टेबल के बाद में वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, उसको कंसीडर किया गया था, दैट इज 1933। ठीक है। और उसके बाद एक कम्युनल अवार्ड भी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो ये देखिए, ये है इसके सोर्सेस। अब तक हम मांगते आ रहे थे फेडरेशन फेडरेशन फेडरेशन, और फाइनली इस एक्ट ने प्रोवाइड किया फेडरेशन ऑफ इंडिया। प्रिंसली स्टेट ने बोला नॉट रिक्वायर्ड, वी आर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, हम जैसे हैं हमको वैसे रहने दो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल। डायरची जो प्रोविंसेस में लाई गई थी वाया 1919 एक्ट, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया सेंटर में। इसमें वही है, 2 लिस्ट बनेंगी, ट्रांसफर्ड, रिजर्व। ट्रांसफर्ड को गवर्नर जनरल विथ हिज मिनिस्टर्स, और रिजर्व को गवर्नर जनरल विथ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है। जो हमारे पास लिस्ट सिस्टम है ना, जो 7 शेड्यूल है हमारा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डेलीगेशन है कि सेंटर का कितना दायरा है। इस टाइम फेडरेशन बना था तो फेडरल, उसके बाद प्रोविंसेस का कितना दायरा है, और जो चीज़ दायरे में नहीं है वो कॉन्करेंट पे डाली गई। तो फेडरल में सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व 59, प्रोविंसेस के पास 54, कॉन्करेंट 36। 7 शेड्यूल मत लिख देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये उनके एक्ट का है, इतना। रेसिडुअल सब्जेक्ट, कोई अगर ऐसा चीज जो बच गया था, दैट विल बी एंटरटेन बाय वाइसरॉय विथ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। इस टाइम पे और सारी चीजें हुई। जो सिंध था वो बॉम्बे से सेपरेट हुआ। जो बिहार था, बिहार में से उड़ीसा कटा, उस टाइम पे RRE लिखते थे। और बर्मा और इंडिया का स्प्लिट हुआ। इलेक्शन तो हुए थे, लेकिन जो फ्रेंचाइजी थी दैट वाज लिमिटेड, ठीक है। जो सेंट्रल PSCs, स्टेट PSC और जॉइंट PSC मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आप एग्ज़ाम देंगे, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। RBI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, है ना। इस एक्ट को हम फाइनल स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? द चार्टर एक्ट था 1861, ठीक है। चार्टर एक्ट नहीं था, काउंसिल एक्ट था, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। बट ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसको एक स्टेलमेट माना गया। मतलब था बट नहीं था, क्योंकि हम क्या मांग रहे थे? स्वराज। क्या हमको मिला?
नहीं मिला। उन लोगों ने बोला था डोमिनियन देंगे, क्या हमको मिला? नहीं मिला। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम के, उन्होंने बोला भैया हमको वॉर में सपोर्ट करो एंड वी विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस। उसके बाद 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया है, उसने भी बोला कि देंगे, क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस। अभी हमने बोला चाहिए ही नहीं हमको, इंडिपेंडेंस दो हमको, ठीक है। फिर मार्च 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। वही ऑगस्ट ऑफर का डील लेके आया कि डोमिनियन देंगे। हमने बोला नॉट रिक्वायर्ड, हमको चाहिए ही नहीं, हमको मांगता ही नहीं है क्या? डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। फिर 8 अगस्त 1942 बॉम्बे रेजोल्यूशन, जिन ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है। और उस टाइम पे इंग्लैंड में सत्ता बदली, चर्चिल हार गया था और एटली आया था, लेबर पार्टी एटली। फिर एटली था थोड़ा सा लिबरल नेचर का, ठीक है। उन्होंने 1946 को भेजा कैबिनेट मिशन टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी 296 मेंबर्स वर इलेक्टेड, जिसमें से मैं लिख देता हूँ 296 मेंबर्स वर इलेक्टेड, जिसमें से 208, ठीक है, 208 फॉर वेर फ्रॉम कांग्रेस, 73 फ्रॉम मुस्लिम लीग एंड अदर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला सेशन हुआ, इट वाज ऑन 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके बाद फेब 1947 को एक डेट दी गई, किसके द्वारा? एटली साहब के द्वारा, कि जून 30 1948 में हम लोग यहाँ से टाटा बाय बाय हो जाएंगे, आप लोग देख लो, अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं करो तो मरो यहाँ पे, है ना। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया, पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपेंड एंड इंडिया was finally independent, but 1947 से लेके 1950 तक it was dominion, but 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया and hence become a sovereign country। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही।
लंबा हो गया वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। किसी को भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकता है, और अदरवाइज अगर आपको इससे भी सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए, ये तो मैं एडवांस लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिनको हिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अगर आपको उतना भी नहीं है देन आपके लिए हम अलग से कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए आई नीड योर सजेशन, सो प्लीज़ कमेंट करिए, है ना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।